हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत एड्रिनल या सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड्स को डिस्कस किया था, जो कि थर्ड ग्लैंड्स थी। जो पहली हमने ग्लैंड्स को डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया था पैराथायराइड, उसके बाद डिस्कस किया था एड्रिनल या सुप्रा एड्रिनल। आज हम बात करने जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड्स। अगर थाइमस ग्लैंड्स की बात की जाए तो थाइमस ग्लैंड्स जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें उनके चेस्ट पर प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड थोरैक्स वाले रीजन में हार्ट के ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है। यह फ्लैट बाइलोब्ड पिंक कलर्ड ग्लैंड होती है। यह ग्लैंड्स एडल्ट स्टेज आने तक वृद्धि करती है, मतलब जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से कंप्लीटली एडल्ट नहीं हो जाता उस समय तक ये वृद्धि करती रहती है, तथा 25 साल की एज में सिकुड़कर यह बहुत छोटे से मांस के रूप में रह जाती है। मतलब इसका जो बढ़ने का क्रम है वो 25 साल तक रहता है। उसके बाद ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और एक छोटे से मांस के रूप में रह जाती है। अगर इसके हार्मोन्स की बात करें, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन, तो यह हार्मोन इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, जिससे यंग मंथ्स में डिजीज को आसानी से रोका जा सके। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनमें बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो वो सॉर्टेड होता है। सॉर्टेड मतलब वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तुलनात्मक जो बड़े लोग होते हैं, 25 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। इसका यही कारण है कि उनमें जो थाइमस ग्लैंड्स है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इससे जो हार्मोन का सिक्रीशन लेवल वो भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पीनियल बॉडी। यह ग्लैंड्स ब्रेन में पाई जाती है, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर की रूप पर पाई जाती है। अगर इसके हार्मोन्स की बात करें तो इसमें मेलेटोनिन हार्मोन्स प्रेजेंट निकलता है। और इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन, इस ग्लैंड्स को लोग पहले आत्मा यानी सोल मानते थे, तथा कुछ व्यक्ति इसे थर्ड वेस्टिजियल आइज मानते थे, क्योंकि यह लोअर एक्सटिंक्ट कॉर्डेट के हेड की वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती थी। ह्यूमंस में यह ग्लैंड्स 10 साल की एज से डीजनरेट होने लगती है। इससे कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे ब्रेन सैंड या दिमाग की रेत कहते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन स्किन की सेल्स पर वर्क करता है, जिससे बॉडी कलर डार्क या लाइट हो जाता है। अगर इसकी आत्मा की बात करें, इसको आत्मा क्यों मानते थे? आज भी ये परंपरा है। अगर किसी जो हिंदू रिलीजन है उसमें अगर किसी मनुष्य की डेथ हो जाती है तो उसके सिर में जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो जो लाठी होती है वो मारते हैं। जब उसकी अग्नि संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो यही कारण है कि उसको आत्मा का रूप भी मानते हैं कि उसमें मारेंगे तो वो आत्मा निकल जाएगी बॉडी से। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत है, लास्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसमें काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, कभी कभी
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई या लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑस्ट्रेरिया भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कुछ इस तरीके की दिखती है। इसका अगर वेट की बात करें तो ये लगभग 500 से 600 मिलीग्राम की होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर की साइड में इसका जो पोस्टीरियर लोब होता है, जो पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंटीरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं। इसमें ऊपर की तरफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस होती हैं। इसके नीचे हेयरिंग बॉडी प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सॉन टर्मिनल्स के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। ये वाला पार्ट पोस्ट लोब या न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्ट्स नर्वोसा, क्योंकि इसमें नर्व प्रेजेंट होती हैं इसलिए नर्वोसा बोलते हैं। ये पिट्यूटरी साइट्स, ये सेला ट्यूनिका जो बेसी स्फिनोइड बोन्स के द्वारा निर्मित होता है। अगर इसके पोस्टीरियर एंटीरियर एंड की बात करें तो एक ये हाइपोथैलेमोफाइसियल आर्टरी होती है, उसके द्वारा ये यहाँ पर हाइपोफाइसियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, जो नीचे की तरफ हाइपोफाइसियल आर्टरी के द्वारा ओपन होती है। इसके जो डिवाइडेशन है ये एंटीरियर लोब या इसको इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं, या इसको एडिनो हाइपोफिस या पार्ट्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। तो बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की जनरल इंफो की। पिट्यूटरी ग्लैंड एक अत्यंत इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है, जो न केवल बॉडी की अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, बल्कि बदले में उनसे इफेक्टिव भी होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बॉडी की अन्य एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का कार्य करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा या कहते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, यह हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। यह ग्लैंड ब्रेन के बेस पर सेला ट्यूनिका नामक कैविटी के अंदर स्थित रहती है। यह कैविटी स्कल की स्फिनोइड बोन से बनती है। पिट्यूटरी ग्लैंड डाइफेंसेफेलोन के हाइपोथैलेमस से एक इन्फंडिबुलर स्टॉक द्वारा कनेक्टेड होती है, इसलिए इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर। पिट्यूटरी ग्लैंड मेज सीड यानी मक्के के दाने के समान, जैसे कि मक्का का दाना होता है उसके समान या उससे कुछ बड़ी होती है। फीमेल्स में इसका साइज कुछ अधिक बड़ा होता है। एडल्ट ह्यूमन्स में पिट्यूटरी का वेट 500 से 600 मिलीग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल में इसका साइज अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब इस प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए फीमेल्स में हार्मोन्स का
की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यह इसका साइज बढ़ जाता है। अब बात करें ओरिजिन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की ओरिजिन डबल मानी जाती है। इसका डायनसेफलोन से और एक भाग बक्कल कैविटी से बनता है। मतलब अगर इसकी ओरिजिन उत्पत्ति की बात करें तो ये इसको ऐसा माना जाता है कि ये डबल पार्ट से बनती है, जिसका पहला भाग डायनसेफलोन और एक भाग बक्कल कैविटी माना जाता है। ये दोनों भाग एक्टोडर्मल होते हैं। ओरिजिन के समय डायनसेफलोन से एक वेंट्रल इन्वर्जन बनता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। यह पिट्यूटरी का नर्वस पार्ट बनाता है तथा नीरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। इसी पार्ट के अंदर डायनसेफलोन की डाइक्सील का एक्सटेंशन इनफंडिबुलर प्रोसेस के रूप में हो जाता है। दूसरा पार्ट बक्कल कैविटी से डोर्सल इन्वेजिनेशन के रूप में बनता है, जिसे टेटेक्स पाउच या पिट्यूटरी का नॉन नर्वस पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस बनाता है। इसके अंदर इसकी कैविटी हाइपोफाइसियल बेसिस के रूप में एक्सटेंड कर जाती है। टेटेक्स पाउच बक्कल कैविटी से अलग होकर नीरोहाइपोफाइसिस से जुड़कर पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स कॉम्प्लेक्स बनाता है। दोनों आउटग्रोथ पिट्यूटरी के डिफरेंट लोब्स में बदल जाते हैं। इनमें से नीरोहाइपोफाइसिस से पोस्ट लोब यानी पार्स नर्वोसा बनता है तथा टेटेक्स पाउच के सामने से पार्स एंटीरियर डिस्टलिस तथा पोस्ट साइड से पार्स इंटरमीडिया और अपर पार्ट से पार्स ट्यूबरलिस बनते हैं। तो आज हमने थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी तथा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जनरल इंट्रो, ओरिजिन, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।